Welcome to all of you. This is my 16th video related to class 12 entrepreneurship. This is 16th video of chapter 2, that is enterprise planning. Students, now we are starting our topic financial plan. In the previous topic, in the previous video, we have already discussed two components of financial plan. First one is First one component is performa investment decision, and the second one component that we have discussed in our previous video is performa financing decision. These are the components that we have already discussed in my previous video. Now student, we are moving the next component of financial plan. Financial plan is basically a part of a business plan, or it is a component of a business plan. Student, now we are discuss third component of financial plan, that is performa income statement. What is performa income statement? Student, in the previous class or in class 11 we have learned how to prepare the income statement. Performa income statement basically indicate the projected net profit. इनकम स्टेटमेंट हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट करना हमने देखा था कि किस तरीके से हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम फाइनेंशियल प्लान पढ़ रहे हैं उसमें हम जो थर्ड कंपोनेंट है जो हमको प्रिपेयर करना है हमारे बिजनेस के लिए, वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या देखा था हमने लास्ट ईयर कि हम सेल्स माइनस और एक्सपेंडिचर करके हम हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, वो और बेसिकली हम हमारे उससे हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम बिजनेस प्लान बना रहे होंगे, व्हेन वी प्रिपेयर अवर बिजनेस प्लान, तो हम फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करेंगे। और फाइनेंशियल प्लान में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो करता है, रीड करते हैं यहाँ पे, द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू माइनस प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मीनिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड। First of all student, you must learn here that we prepare income statement for future। हम business plan prepare कर रहे हैं किसके लिए, जो business हमारा future में start होने वाला है। हम उस business plan के लिए क्या कर रहे हैं, हम उस business के लिए क्या कर रहे हैं, business plan prepare कर रहे हैं। वो business जो ongoing नहीं है या वो बिजनेस हमारा नियर फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो बिजनेस ऑन गोइंग नहीं है, जो बिजनेस हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, तो हम हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, उनको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे कि एक्सपेक्टेड हमारी सेल 1 ईयर में कितनी होगी, या वन एट द एंड ऑफ 1 मंथ हमारी एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी। यदि हमारी सेल इतनी रहती है तो हमारे एक्सपेंडिचर कितने होंगे। तो हम सब इनका क्या करेंगे, इनका एस्टिमेशन करेंगे फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स का, फ्यूचर सेल्स का। देन आफ्टर हम जो हमारी टोटल सेल है उसमें से हम क्या करेंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स है उनको डिडक्ट करेंगे, और फिर उसके थ्रू हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से बेसिकली क्या शो कर रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट हम नियर फ्यूचर में अर्न करेंगे, एक्सपेक्टेड, एग्जैक्ट तो नहीं कि इतना अमाउंट होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हमारे बिजनेस में या अर्न करेंगे। हम उसी तरीके, उसी के बेसिस पे हम हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है या फर्दर प्लानिंग है वो डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे समझ में आया, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट किस लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। सबसे फर्स्ट जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या क्या फॉर्मेट था, सेल माइनस हम क्या करेंगे, COGS, दैट मीन्स ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर। देन आफ्टर हम हमें क्या रिसीव होता है,
ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या डिडक्ट कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट. देन आफ्टर वी गॉट अवर नेट प्रॉफिट. उसी तरीके से यहाँ पे वो ही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, और हमें हमारा जो फ्यूचर जो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है. क्यों बनाना है, बेसिकली आपको पता है ये बिजनेस प्लान हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, all person that are related directly and indirectly to the business, all get interest in the business plan, or with the help of business plan they decide that they may invest in a particular firm or not. तो हम यहाँ पे हमारे बिजनेस प्लान के थ्रू उन्हें बता सकते हैं कि हाँ हम इतना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे. यहाँ पे अब जो कीवर्ड्स है वो हमारा क्या है, द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट इज द प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट calculated from the total revenue minus projected cost and expenses. Basically it summarizes all the profit data during the first year operation of the new enterprises. Basically कितना शो करता है, इट मे बी 1 month और इट मे बी 1 year. तो ये 1 year का हमें बताता है कितना प्रॉफिट होगा, हमें इतना लॉसेस होंगे या बीईपी सिचुएशन होगी. ठीक है, ये यहाँ पे परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट के बारे में आगे यहाँ पे रीड कर रही हूँ. इन प्रिपेयरिंग द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, सेल बाय मंथ मस्ट बी कैलकुलेटेड फर्स्ट, मेकिंग यूज ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक एज द बेसिस. Following are the most commonly adopted techniques for forecasting. That means यहाँ पे हम जो भी सेल लिखेंगे, हम ऐसा तो नहीं कि कुछ भी हमारे माइंड में फिगर आ रहा है उसको अमाउंट उतार दिया कि हाँ नोट डाउन कर लिया कि हमारी एक्सपेक्टेड सेल होगी. नहीं, हम जो मार्केट के वेरियस पॉइंट्स है उनको कंसीडर करके हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारी सेल कितनी होगी. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पैरा यहाँ पे गिवन है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट के लिए. और ये जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 ये आपको रीड करना है, कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है. फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग. हम सेल को फोरकास्ट करेंगे कि हमारी सेल क्या होगी. तो ये किस किस बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिसर्च के बेसिस पे, इंडस्ट्री में क्या सेल हो रही है या क्या सेल होती है इस पॉइंट पे, उनके बेसिस पे. सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, बायर्स का जो सर्वे करके हम उनके इंटेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना हमारे प्रोडक्ट को लेने को रेडी हैं. उसके बेसिस पे हम हमारे सेल फोरकास्ट कर सकते हैं. एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं. फाइनेंशियल डेटा ऑन सिमिलर स्टार्टअप्स का ले सकते हैं, जो सिमिलर लेवल पे बिजनेस स्टार्ट हुए उनका हम फाइनेंशियल डेटा यूज कर सकते हैं. सम ट्रायल एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ और अदर्स, इनके बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, सेल, हमारे एक्सपेंडिचर, इन सबको फोरकास्ट कर सकते हैं. तो समझ में आया. हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि हमारे बिजनेस के लिए हमें टोटल जो फंड चाहिए, जो टोटल फंड है उसे हम कहाँ कहाँ बिजनेस में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे. सेकंड हमने पढ़ा था, जो यहाँ पे रीड करा था वो था परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या देखा था कि हमारे बिजनेस में हमें टोटल फंड कितना चाहिए और उस फंड को हम कैसे अरेंज करते हैं. दैट मीन्स हमारा ओन फंड कितना होगा और हमारा बोरोड फंड कितना होगा. यदि बोरोड हम लेते हैं तो किस किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किस तरीके से हम बोरो कर रहे हैं वो हम हमारे परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन में हम मेंशन करते हैं. थर्ड वन क्या है, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या बना रहे हैं, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. और इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल माइनस ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर एंड फिक्स एक्सपेंडिचर, देन आफ्टर वी रिसीव अवर नेट प्रॉफिट्स. कंप्लीट हुआ यहाँ पे. अब डी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं परफॉर्मा कैश फ्लो.
हमने जो पॉइंट्स है बेसिकली इनके बारे में क्लास 11th में भी पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो परफॉर्मा कैश फ्लो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो क्यों प्रिपेयर करते हैं। दो थिंग्स है, आपको समझना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो दोनों डिफरेंट थिंग्स है। हमने लास्ट ईयर भी इसके बारे में पढ़ा था। हमने देखा था जब हम कैश अकाउंट बना रहे होते थे तब हम बेसिकली क्या लिखते थे, ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर इनकर्ड इन कैश। तो हम कैश फ्लो में सिर्फ वो ही एक्सपेंडिचर्स को नोट डाउन करते थे जो हमने क्या किया है, हमने कैश के थ्रू उनका पेमेंट किया है या कैश हमने रिसीव किया है। जबकि हम हमारे इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, यदि हम सेल को नोट करते हैं तो हम क्रेडिट सेल को भी कंसीडर करते हैं और कैश सेल को भी कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है वो टोटल प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, टोटल सेल को इंडिकेट करता है। इट मे बी क्रेडिट और इट मे बी कैश। बट कैश फ्लो में क्या है, हम सेल वो ही कंसीडर करेंगे जिसके थ्रू हमारा क्या हुआ है कि सेल हमें जो कैश सेल हुई है, क्रेडिट सेल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोनों एक तरीके से क्या है, डिफरेंट थिंग्स है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है जो हम प्रिपेयर करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे को हमें क्या शो करता है, टोटल कैश अवेलेबिलिटी, टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन आवर बिजनेस। टोटल इनफ्लो का क्या मीनिंग बताया था मैंने लास्ट ईयर, बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, इन हो रहा है इनफ्लो, और आउटफ्लो दैट मीन्स हाउ टोटल फंड जो हमारे बिजनेस से आउट हो रहा है, जो हम हमारे बिजनेस से विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जो थर्ड फोर्थ थिंग हम जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे बिजनेस प्लान में, वो है परफॉर्मा कैश फ्लो। मैं रीड कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो आर नॉट द सेम, when from sales we subtract expenses the result is profit, and when from cash receipts we subtract cash payments the resultant figure is cash flow। कैश रिसिप्ट में से यदि हम कैश पेमेंट को डिडक्ट कर देंगे तो हम जो रिसीव करेंगे वो क्या होगा, कैश फ्लो। इज दैट क्लियर। तो हम जो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे वो है कैश फ्लो। मैं यहाँ पे आपको जब हम चैप्टर 6 करेंगे, जब चैप्टर 5 अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, तब मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम कैश फ्लो को प्रिपेयर करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इसके बारे में रीड आउट किया था। मैं जब आपको ये प्रैक्टिकल चैप्टर करवाऊंगी प्रॉब्लम बेस्ड, तब मैं इसको रियल आपको करवाऊंगी यहाँ पे कि किस तरीके से हम कैश फ्लो यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली कैश फ्लो यदि मैं शॉर्ट में यहाँ पे बोलूँ तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड ऑल कैश रिसिप्ट, सारी कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन आफ्टर हम हमारे जो भी कैश पेमेंट्स है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और कैश रिसिप्ट में से जो कैश पेमेंट डिडक्ट होता है उसके बाद में जो हमारा ये बिजनेस में यदि सरप्लस है तो वो कैश इनफ्लो है, अदरवाइज कैश आउटफ्लो है। Is that clear? Cash flow only when actual payments are received or made. Mere sales which might be on credit will not generate cash. All bills are not paid immediately by the enterprises. That means यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यदि हमने जो एक्चुअल हमारा जो हमारा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बैग है या जो मनी बैग है, यदि एक्चुअल में उस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो ही वो हमारा क्या होगा, बिजनेस का कैश फ्लो होगा। तो यहाँ पे आपको ये जो हाईलाइटेड लाइंस है उनको नोट डाउन करना है कॉपी में। तो यहाँ पे जो फोर्थ टर्म हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखी, यहाँ पे डिस्कस किया मैंने आज आपसे, वो है परफॉर्मा कैश फ्लो। नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट component of financial plan, that is performa balance sheet। परफॉर्मा बैलेंस शीट क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट। किसके लिए प्रिपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। वो भी हो सकता, वो भी 1 ईयर की, एक्सपेक्टेड 1 ईयर की, 1 मंथ की, 6 मंथ की। जो हमारा बिजनेस जो हम यहाँ फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं उसकी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे।
बेसिकली बैलेंस शीट के थ्रू हम बिजनेस के ऑल असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिजनेस प्लान में जो नेक्स्ट थिंग हम प्रिपेयर करते हैं वो क्या है, बैलेंस शीट। ये मैंने कंप्लीट अंडरलाइन किया है यहाँ पे, आप लोग भी इसको नोट डाउन करेंगे कंप्लीट। मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ परफॉर्मा बैलेंस शीट के बारे में। This document helps the enterprise to reflect the position of the business at the end of its first year. A summary of the projected assets, liabilities, and net worth of the entrepreneur is depreciated through pro forma बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट के थ्रू क्या देख सकते हैं, बिजनेस की टोटल असेट्स कितनी है, बिजनेस के टोटल लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट करना है बिजनेस को, वो सब, नेटवर्थ मतलब टोटल कैपिटल कितनी है बिजनेस की, वो सब हम यहाँ पे बैलेंस शीट के थ्रू देख सकते हैं। अब ये हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। फिफ्थ एफ पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जो सिक्स पॉइंट है वो है ब्रेक इवन। आप सब इस टर्म से बिल्कुल फैमिलियर है, हमने क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी हम क्लास 12 में भी इसी के बारे में हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लास 11 में हमने ब्रेक इवन सिंगल प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना हमने सीखा था। अब हम क्लास 12 में मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन कैलकुलेट करना हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 5 है उसके अंदर हम सीखेंगे, यहाँ पे लर्न करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सबको पता है क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट विच फर्म नीदर मेक ए प्रॉफिट नोर ए लॉस। दैट मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑल इट्स एक्सपेंडिचर। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? यहाँ पे ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉसेस होगा। इसके नीचे जैसे कंपनी जाने लगेगी तो कंपनी को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉसेस। और जैसे इस पॉइंट के ऊपर होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। हियर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म एट द गिवन लेवल ऑफ कैपेसिटी। आगे हम रीड करते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ बीईपी इज क्वाइट हेल्पफुल। इंपोर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बीईपी, ये आपको पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, लर्न करना है। ये कि ये जो पॉइंट्स है जो अपना चैप्टर 5 है बी, उसके अंदर हम देखेंगे बीईपी, इंपोर्टेंस ऑफ बीईपी। तो हमें वहां पे भी हम इसके बारे में रीड करेंगे, बिजनेस अर्थमेटिक चैप्टर में भी हम इसके बारे में रीड करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट हम यहीं पे देखते हैं कि इंपोर्टेंस क्या है बीईपी की। मतलब हम क्यों बिजनेस प्लान में बीईपी कैलकुलेट करते हैं, या हमारे बिजनेस के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रीजन है द मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस। बीईपी से हमें क्या पता पड़ जाता है कि हमें इतनी मिनिमम यूनिट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है यहाँ पे जैसे हम बिजनेस के लिए बीईपी कैलकुलेट करते हैं। कि यदि हमने सपोज कीजिए हमारे प्रोडक्ट की बीईपी आती है 500 यूनिट्स, तो हम हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि यदि हमने 500 से कम यूनिट प्रोड्यूस की तो हमें क्या होगा, बिजनेस में लॉसेस होंगे। और 500 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ही हमें बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम बीईपी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अपॉन द प्रॉफिट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। यदि सपोज कीजिए मैं 500 बीईपी यूनिट से मेरी 500 बिजनेस में मुझे 500 यूनिट्स नहीं मैं सेल कर पा रही हूँ, तो दैट मीन्स मैंने डिसाइड किया कि मैं 400 यूनिट सेल करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैंने यदि क्वांटिटी चेंज की है तो उससे मुझे बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉसेस होंगे। तो इस कंडीशन में 500 यूनिट्स को यदि मैं 400 यूनिट्स सेल करना स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड वन, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बीईपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट ईयर में हमने देखा था सेल माइनस हम जो वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तब हमारे पास जो सीओजीएस आएगा, हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, बीईपी कैलकुलेट करते हैं। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ वन, द प्रॉफिटेबल ऑप्शन इन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, हम यहाँ पे बीईपी के थ्रू ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीईपी पॉइंट्स। ये आपको एनी हाउ लर्न करनी है, आप इस यहाँ पे भी लर्न कर सकते हैं, और जो चैप्टर 5 है उसमें यहाँ पे ये जो लर्न किया उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं कीवर्ड्स क्या है ब्रेक इवन के बारे में। जो स्टूडेंट आपको ये मैंने प्रीवियस जो ब्रेक इवन की डेफिनेशन दी थी, लिखी हाईलाइट करी थी, या तो आपको कॉपी में वो नोट डाउन करनी है या फिर ये नोट डाउन करनी है, बोथ आर द सेम मीनिंग। तो आपको बार बार में रिपीटेडली इनको नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ यहाँ पे। The break-even analysis is a useful technique for determining how many units must be sold or how much sales volume must be achieved in order to break even. It helps to indicate the volume of sales needed to cover total variables and fixed expenses by the new enterprise. And the next component of financial plan, that is economic and social variables. ये जो हमारा जी पॉइंट है इसके अंदर वो है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। ये भी हम क्या करते हैं, हमारे जो बिजनेस प्लान का कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लान, उसमें नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इसको क्वांटिफाइबल क्वांटिटी में बेस में हम इसको नोट डाउन नहीं कर सकते, जैसे हमने बैलेंस शीट में किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको जनरल हम नोट डाउन करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स होते क्या हैं हम यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको रीड कर रही हूँ। इन व्यू ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, the abatement cost, that is the cost of controlling the environment damages, should also be stated in the plan. That means जो भी हम environment को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमारी कोस्ट लग रही है, हो सकता है मशीन्स यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी कोस्ट है वो हमें नोट डाउन करनी है हमारे बिजनेस प्लान में। हम इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेंशन इन द बिजनेस प्लान द सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट expected to acquire from the proposed investment। तो हम बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल वेरिएबल्स है इसके अंदर जो हमारी अबैटमेंट कोस्ट है उसको नोट डाउन करना है, और हमें साथ के साथ यहाँ पे बताना भी है कि हम जो ये कोस्ट कर रहे हैं उससे हमें क्या क्या बेनिफिट रिसीव हो सकते हैं हमारे बिजनेस में। हम जो ये कोस्ट पर्टिकुलर बियर कर रहे हैं उसके थ्रू हमें क्या क्या बेनिफिट रिसीव हो सकते हैं वो हमें इस प्लान में नोट डाउन करना है। जरूरी नहीं है क्वांटिटी बेस्ड हो, ये क्वालिटी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्या हमारा ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, एंसिलराइजेशन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प मिलेगी, या लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, मतलब दैट मीन्स हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे जो भी हमारी कोस्ट है उससे एरिया में कोई सा भी बेनिफिट मिलता है, सपोज कीजिए फर्स्ट पॉइंट है, तो दैट मीन्स हमने किसी एरिया में इंडस्ट्री खोली है और उसके थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वहां पे, या हम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो इंपोर्टेड गुड्स है उनको सब्सटीट्यूट कर रहा है, दैट मीन्स अब इंपोर्टेड गुड्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, तो उन सब के बारे में हमें नोट डाउन करना है। तो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स में यदि हमारी कोई भी अबैटमेंट कोस्ट लग रही है, दैट मीन्स इन्वायरमेंट डैमेजेस को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए जो भी कोस्ट लग रही है उसको नोट डाउन करना है, और उसके थ्रू हमारे बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट रिसीव कर रहे हो रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। ये हमारे यहाँ पे टोटल जो कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लान के, वो टोटल कंपोनेंट हमारे यहाँ पे हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारा बात करें हम हमारे बिजनेस प्लान के अंदर जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें हमने टोटल 7 कंपोनेंट पढ़े थे। फर्स्ट वन था परफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन परफॉर्मा फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, फोर्थ वन परफॉर्मा कैश फ्लो, फिफ्थ वन इज performa balance sheet, sixth one is break even analysis, and the seventh one is economic and social variables. These are all components of financial plan. तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको जो टास्क है, जो आपके लिए होमवर्क है, वो ये है कि इस जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट है, इन सबको, ये जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ा है उनको रीड करना है, लर्न करना है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बिजनेस प्लान का, दैट इज मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग के बारे में हम हमारे नेक्स्ट